एक ऐसे बच्चे का तस्वर करें जो कि सुबह उठता है, स्कूल जाता है, लेकिन उसका स्कूल इस्लामाबाद या लाहौर का एक एलीट प्राइवेट स्कूल है। उस स्कूल की मंथली फीस 50 से 60 हज़ार है। एसी क्लास रूम हैं, इंग्लिश मीडियम है, कैम्ब्रिज करिकुलम है और उसका बाप एक सीनियर ब्यूरोक्रेट है। अब दूसरे बच्चे का तस्वर करें जो कि पंजाब या सिंध के किसी एक गाँव में रहता है, सुबह उठता है, स्कूल जाता है, लेकिन उसके स्कूल की छत टूटी हुई है, उसका टीचर महीने में 1 से 2 बार आता है, उसके पास पूरी किताबें भी नहीं है। अब तीसरे बच्चे का यहाँ पर तस्वर करें कि वो सुबह उठता है, स्कूल नहीं जाता बल्कि सीधा काम पर चला जाता है। इसी तरह पाकिस्तान में आज 20 मिलियन से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। 8% इसमें से गए तो सही, लेकिन उन्होंने रास्ते में छोड़ दिया। ये पाकिस्तान में एजुकेशनल अपार्थाइड है। इसी को आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस अपार्थाइड को किसने बनाया, क्यों बनाया और इससे फायदा कौन उठा रहा है। फिनलैंड में अमीर और गरीब के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। जर्मनी और जापान में भी ऐसे ही है, लेकिन पाकिस्तान में 3 बिल्कुल अलग सिस्टम है। पहला तो है एलीट का प्राइवेट स्कूल, फिर सरकारी स्कूल और फिर मदरसा सिस्टम। यानी 3 अलग तबकों के लिए 3 अलग किस्म के दरवाजे हैं। अब इन तीनों सिस्टम्स पर अलग अलग बात करते हैं। पहला है एलीट प्राइवेट स्कूल्स, जिनकी मंथली फीस 50,000 से लेकर 3 लाख तक है। यहाँ पर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड करिकुलम है, O लेवल और A लेवल्स पढ़ाए जाते हैं। यहाँ से फिर ये बच्चे निकल के आगे एलीट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। ये वो तरीका है एलीट क्लास का जिसमें वो अपनी इकोनॉमिक और सोशल बर्तरी जो है वो अपनी अगली नस्ल में ट्रांसफर करती है। अब दूसरे नंबर पर हैं गवर्नमेंट स्कूल्स। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के मुताबिक पाकिस्तान अपने GDP का सिर्फ और सिर्फ 0.8% एजुकेशन पर खर्च करता है और ये नंबर 2018 में 2% था। अब आप खुद देखें, जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक सिर्फ तकरीबन 1 साल के अंदर पाकिस्तान का जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर है वो तकरीबन 29.4% गिर गया। यानी 1251 बिलियन से गिरकर सीधा 899 बिलियन पे चला गया। यूएन और यूनेस्को का रिकमेंडेड नंबर जो है वो 4 से 6% होना चाहिए जो कि GDP का एजुकेशन पर खर्च हो, लेकिन पाकिस्तान इस बेंचमार्क से बहुत नीचे है और मजीद नीचे गिर रहा है। इसका नतीजा क्या निकला है कि सिर्फ पंजाब में 2025 में 3000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग्स को टूटी हुई छतें, खुली वायरिंग और गिरती दीवारों की वजह से स्ट्रक्चरली अनसेफ डिक्लेयर किया गया। इसी तरह सिंध में 56,000 यानी 56,000 टीचर्स ऐसे हैं जो कि स्कूल में महीने में सिर्फ 1 या 2 बार आते हैं। यानी पाकिस्तान में सिर्फ 5.5% बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। दिसंबर 2025 तक पंजाब में पब्लिक स्कूल्स की तादाद जो है वो 53,000 से गिरकर 38,000 रह गई है सिर्फ, और इसमें से भी 15,000 स्कूल्स बंद हो चुके हैं। अब तीसरा सिस्टम है मदारिस। पाकिस्तान में इस वक्त 30,000 से लेकर 45,000 के करीब टोटल मदारिस हैं। ये पाकिस्तान के पूरे एजुकेशनल सिस्टम का तकरीबन 14% जाकर बनते हैं। ये ज़्यादातर उन इलाकों में है जहाँ पर सरकारी स्कूल नहीं पहुँच पाए। वहाँ पे रहने वाली फैमिलीज जो हैं वो भी इनको इसलिए भी चूज़ करती हैं कि यहाँ पर खाना पीना, रहना और तालीम फ्री में मिलती है, कोई फीस वगैरह नहीं देनी पड़ती। ये दरअसल सरकारी सिस्टम की नाकामी का नतीजा है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि आपका जो मुकद्दर है, आपका जो फ्यूचर है वो आपके टैलेंट पर नहीं बल्कि इस चीज़ पर डिसाइड होता है कि आप कहाँ पैदा हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ ये जजेस, ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस नहीं जानते, ये सब जानते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि ये सब कुछ बदलता क्यों नहीं है। दरअसल मसला ये है कि इनके अपने बच्चे एलीट प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, बीमार होते हैं तो प्राइवेट या मिलिट्री हॉस्पिटल्स में जाते हैं, गेटेड कम्युनिटीज़ में रहते हैं। इनमें से बहुत सारे जो हैं वो ड्यूअल सिटीजनशिप रखते हैं या फिर डेवलप कंट्रीज़ की परमानेंट रेजिडेंस। ये पैरेलल सिस्टम इन्हें पब्लिक हेल्थ केयर और पब्लिक एजुकेशन सिस्टम की नाकामियों से बचाते हैं। क्योंकि ये खुद ये पब्लिक हेल्थ केयर और पब्लिक एजुकेशन सिस्टम इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए इन्हें ठीक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जून 2025 में गवर्नमेंट ने चेयरमैन सेनेट और नेशनल असेंबली स्पीकर की सैलरीज 533% बढ़ा दी। यानी 2,05,000 से सीधा 13 लाख कर दी और 50% समथरी अलाउंस अलग से। उसी महीने सेव द चिल्ड्रन ने रिपोर्ट जारी की कि पाकिस्तान में 20 मिलियन से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं और पाकिस्तान का जो एजुकेशन बजट है वो 29% गिरा है और अपने GDP का सिर्फ 0.8% एजुकेशन पर लगा रहा है। एक तरफ 20 मिलियन से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं और दूसरी तरफ इनकी सैलरीज 533% बढ़ाई गई। इसी पर रूलिंग पार्टी PMLN के सीनियर लीडर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि ये मूव इनकम्प्रिहेंसिबल है और इसकी कोई मॉरल जस्टिफिकेशन नहीं है। अब इनकी जरा डुअल सिटीजनशिप भी देख लें कि 2018 के इलेक्शन में 118 कैंडिडेट्स डुअल सिटीजनशिप रखते थे, जिसमें 57 UK पासपोर्ट रखते थे, 26 US पासपोर्ट और 23 कैनेडियन पासपोर्ट रखते थे। 2025 में नेशनल असेंबली पैनल को बताया गया कि 22,000 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स डुअल सिटीजनशिप रखते हैं। यानी यही लोग पाकिस्तान का सिस्टम बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में परमानेंटली रहने का कोई इरादा नहीं रखते। यानी इनके पास इनका प्लान भी मौजूद है, लेकिन अवाम के पास कोई प्लान भी नहीं। अब 1 मिनट के लिए इस डाटा को एक साइड पे रखें। ये कोई ख्याल में बनाया हुआ सिनेरियो नहीं है, ये डॉन न्यूज़ और AFP की जनवरी 2025 की रिपोर्टेड कहानी है। सिंध में अब्दुल्ला गोट विलेज की अनीसा हरून स्कूल से वापस आती है, बैग रखती है और बाप के साथ
کھیتوں میں بھنڈی چننے کے لیے چلی جاتی ہے۔ انیسہ ہارون کے باپ ہارون بلوچ نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں لوگ بکریاں رکھتے ہیں، بچے بکریاں چرانے لے جاتے ہیں، واپس آنے پہ وہ ہمارے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، ان کی مدد ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہ باپ کوئی ظالم انسان ہے، یہ ایسا انسان ہے جس کے پاس کل کی روٹی کی کوئی گارنٹی ہی نہیں ہے۔ اسی گاؤں کی مارکیٹ میں موٹر سائیکل ورک شاپ کے مالک محمد حنیف نے AFP سے کہا کہ 10-12 سال اسکول میں پڑھ کے بھی ہم نے یہی کام کرنا ہے تو پھر ہمیں کیا فائدہ۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیں کہ محمد حنیف کوئی پاگل یا کوئی جاہل انسان نہیں ہے، دراصل اس نے اپنی زندگی میں یہی سب دیکھا ہے کہ جو لوگ سرکاری اسکول سے نکل کے آتے ہیں وہ بھی ان کے جیسے ورک شاپ میں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ پر ٹھیک سوچ رہا ہے۔ بوسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر عادل نجم نے بھی یہی کہا کہ جو پیرنٹس جانتے ہیں کہ ان کے بچے پرائیویٹ اسکول والے بچوں کے ساتھ جابس میں کمپیٹ نہیں کر سکتے تو پھر وہ پیرنٹس یہی پریفر کرتے ہیں کہ ان کے بچے کوئی لیبر اسکل سیکھ لیں۔ یہ ہے اصل مسئلہ کہ سرکاری اسکولوں کی حالت اتنی بری ہے کہ پیرنٹس کا یہ ریشنل ڈیسیژن بن گیا ہے کہ بچوں کو اسکول ہی مت بھیجیں، اور اسی وقت انیسہ جسے ڈاکٹر بننا ہے وہ خود کہتی ہے کہ شہر کے بچے ہمارے جیسے کھیتوں میں کام نہیں کرتے۔ اب دیکھیں، ایک 11 سال کی لڑکی کو پتا ہے کہ امیر کے بچوں اور ان کے لیے ایک جیسا پاکستان نہیں ہے۔ اب تھوڑا پاکستان سے باہر دیکھیں تو ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کا ہیومن کیپٹل انڈیکس 0.41 ہے، یعنی پاکستان میں پیدا ہونے والے بچے اپنی پورے پوٹینشیل کا صرف 41% حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ ساؤتھ ایشیا کا جو ایوریج ہے وہ 0.48 ہے، بنگلہ دیش کا 0.46 اور نیپال کا 0.49 ہے۔ پاکستان کا ہیومن کیپٹل انڈیکس سب سہارن افریقہ کے 0.40 کے قریب ہے۔ بنگلہ دیش 1971 میں پاکستان سے الگ ہوا۔ دنیا نے کہا کہ یہ ملک نہیں چلے گا، لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش کا ہیومن ڈیولپمنٹ پاکستان سے بہتر ہے۔ کیونکہ انہوں نے ایجوکیشن میں انویسٹ کیا، اور پاکستان اپنے GDP کا صرف 0.8% ایجوکیشن میں اس وقت انویسٹ کر رہا ہے۔ پاکستان میں 25,000 سے زیادہ انجینئرز ہر سال گریجویٹ ہوتے ہیں۔ اس وقت 1,50,000 سے زیادہ انجینئرز انمپلائڈ ہیں، اور صرف 2025 میں 6,000 سے زیادہ انجینئرز دوسرے ملک میں کام کی تلاش کے لیے چلے گئے۔ مطلب پاکستان پڑھا لکھا کے اپنا ٹیلنٹ باہر ایکسپورٹ کر رہا ہے اور باہر سے قرضے امپورٹ کر رہا ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ امیر گھر کے بچے پڑھ لکھ کے ڈاکٹر، انجینئر اور آفیسر بنتے ہیں، جبکہ غریب گھر کے بچے ٹیلنٹ ہونے کے باوجود پڑھ لکھ کے کم آمدنی اور مشقت والے کام میں دھکیلے جاتے ہیں، صرف موقع نہ ملنے اور میرٹ نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہر سال ہزاروں بچے جو ڈاکٹر، انجینئر، ریسرچر بن سکتے تھے وہ نہیں بن پائے، کیونکہ وہ پیدا غلط گھر میں ہو گئے۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، پاکستان میں صرف موقع اور میرٹ کی کمی ہے۔ یہ ہے امیر اور غریب کے الگ الگ پاکستان۔ ایک پاکستان جس میں بچے کیمبرج پڑھتے ہیں اور پھر لندن جاتے ہیں، دوسرا پاکستان جس میں بچے ٹوٹی چھتوں کے نیچے بیٹھتے ہیں، وہ بھی اگر ٹیچر آئے تو، تیسرا پاکستان جس میں انیسہ جیسے بچے اسکول سے واپس آ کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اور محمد حنیف جیسے لوگ جو کہ سسٹم سے اتنے تھک گئے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول ہی نہیں بھیجا۔ جب تک رولنگ کلاس خود پبلک سسٹم یوز نہیں کرتی، پبلک سسٹم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔